साल 1983 में केविन नाम के एक व्यक्ति ने एक वर्चुअल दुनिया बनाई थी जिसे ट्रॉन सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम का एक हिस्सा ग्रिड कहलाता था, जहां किसी भी तरह के प्रयोग असली दुनिया की तुलना में बहुत तेजी से किए जा सकते थे। किसी तरह केविन ने अपना भौतिक शरीर भी इस दुनिया में अपलोड कर दिया था। अब कहानी पहुंचती है साल 2025 में। हम जूलियन को देखते हैं जो डिलिंजर सिस्टम्स नाम की एक कंपनी का मालिक है। उसने ग्रिड के अंदर एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम बनाया था। उसका नाम था एरिस। सालों की ट्रेनिंग के बाद एरिस इतना ताकतवर बन चुका था कि वह एक साथ कई दुश्मनों से लड़ सकता था। जूलियन एरिस को अपनी कंपनी का ट्रम्प कार्ड मानता था। जूलियन ने अब निवेशकों के लिए एक खास प्रेजेंटेशन का आयोजन किया था। जैसे ही सभी निवेशकों ने सेफ्टी ग्लासेस पहने, कई लेजरों का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी मशीन एक्टिवेट हुई। उसी कमरे के बीचों बीच एक टैंक मटीरियलाइज हो गया। यह टैंक आधुनिक हथियारों से पूरी तरह लैस था, किसी भी तरह की जंग के लिए पूरी तरह तैयार। जूलियन ने निवेशकों को समझाया कि उसने इस टैंक को ग्रिड सिस्टम के अंदर डिजाइन किया था और फिर लेजरों की मदद से इसे असली दुनिया में लाया गया है। उसने कहा, एक बार इसे बना लो, फिर आप इसकी जितनी चाहें उतनी कॉपियां बना सकते हैं। उसने आगे कहा कि इस तकनीक से वे कुछ ही मिनटों में अनगिनत टैंक बना सकते हैं और दुनिया की किसी भी सेना को हरा सकते हैं। इसके बाद उसने अपना सैनिक एरिस दिखाया जो टैंक से बाहर निकलकर सामने आया। जूलियन ने निवेशकों को बताया कि एरिस बेहद शक्तिशाली है और उस पर उनका पूरा कंट्रोल है, इसलिए वह कभी भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। यहां तक कि अगर एरिस युद्ध में मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 मिनट में एक नया एरिस प्रिंट किया जा सकता है। अचानक बाहर जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एरिस ने कहा कि अब बारिश होने वाली है। यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। निवेशक जूलियन की प्रेजेंटेशन से बेहद प्रभावित हुए और सभी ने उसके साथ काम करने के लिए सहमति दे दी। निवेशकों के जाने के बाद एरिस बाहर गया। बारिश में चमकती हुई एक जुगनू को देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने इससे पहले कभी असली दुनिया की किसी चीज को महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक एरिस और टैंक दोनों टुकड़ों में टूट गए और गायब हो गए। इसके बाद पता चला कि असली दुनिया में ये प्रोग्राम सिर्फ लगभग 29 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। जूलियन की मां एलिजाबेथ ने उसे चेतावनी दी कि निवेशकों को इस तरह धोखा देना गलत है। उसने कहा कि उसे उन्हें सच बता देना चाहिए कि 29 मिनट बाद सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन जूलियन ने अपनी मां से कहा कि वह परमानेंस कोड ढूंढ निकालेगा। जैसे ही उसे यह कोड मिल जाएगा, उसके बनाए हुए प्रोग्राम असली दुनिया में हमेशा के लिए रह सकेंगे। एलिजाबेथ ने उसे याद दिलाया कि उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर उसने इस दौरान कुछ नहीं किया तो निवेशक उसे बर्बाद कर देंगे। ट्रॉन सिस्टम के आविष्कारक केविन ने यह परमानेंस कोड कहीं छिपा दिया था, ताकि कोई भी इंसान ग्रिड में खतरनाक चीजें बनाकर उन्हें हमेशा के लिए असली दुनिया में न ला सके। और किसी को नहीं पता था कि यह कोड कहाँ है। इसके बाद हम अलास्का में ईव नाम की एक लड़की को देखते हैं जो केविन की बेटी थी। वह एक प्राइवेट स्टेशन पर पहुंचती है जिसे खुद केविन ने बनवाया था। बाद में उसकी बहन टेस ने भी इस जगह का इस्तेमाल किया था, लेकिन आखिरकार उसकी मौत कैंसर से हो गई थी। जैसे ही ईव ने कंप्यूटर चालू किया, उसे टेस की तरफ से एक मैसेज मिला। उसे देखकर वह भावुक हो गई। कुछ समय बाद उसका दोस्त सेठ भी वहां पहुंच गया। टेस ने अपनी पूरी जिंदगी परमानेंस कोड की तलाश में बिता दी थी और अब ईव और सेठ उसकी इस अधूरी मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे। 4 दिनों तक वे जमा देने वाली ठंड में रहे और पुराने डेटा के ढेर खंगालते रहे। आखिरकार उन्हें एक अजीब सा कोड मिला जो डीएनए के आकार का था। इस कोड को टेस्ट करने के लिए उन्होंने ग्रिड के अंदर एक संतरे का पेड़ डिजाइन किया और फिर उसे लेजरों की मदद से असली दुनिया में ले आए। उन्होंने ध्यान से एक स्टॉप वॉच चालू की, यह देखने के लिए कि क्या 29 मिनट बाद भी वह पेड़ मौजूद रहेगा या नहीं। लेकिन पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ। वह पूरी तरह सुरक्षित और वैसा ही बना रहा। इधर ग्रिड के अंदर एरिस दोबारा जागा। इस बार वह डरा हुआ था। जूलियन के शब्द उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। जिस तरह उसने कहा था कि अगर एरिस मर भी जाए तो बस एक और बना लिया जाएगा। उसकी सेकंड इन कमांड एथेना ने उससे पूछा कि दूसरी दुनिया की उसकी यात्रा कैसी रही। एरिस ने बताया कि बारिश का एहसास बिल्कुल अलग था। एथेना उसकी बात समझ नहीं पाई, क्योंकि प्रोग्राम्स को कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए था। वे इंसान नहीं थे। अगली रात एनको कंपनी ने अपने नए गेम की लॉन्चिंग के लिए एक बड़ा इवेंट रखा। कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एजे बेहद तनाव में था और मीडिया पूरे शहर में उसके इवेंट से गायब रहने की खबरें फैला रहा था। इसी दौरान एलिजाबेथ को पता चला कि जूलियन एनकोमी को हैक करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे मालूम था कि ईव भी परमानेंस कोड की तलाश में है। एलिजाबेथ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन जूलियन ने उसकी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया और अपने सैनिकों को ईव की यूजर फाइल्स चुराने के लिए भेज दिया। जल्द ही एरिस, एथेना और कई सैनिक ग्रिड के अंदर एनको सर्वर में घुस गए। एक खास हथियार का इस्तेमाल करके उन्होंने इमारत की दीवार में छेद किया और अंदर दाखिल हो गए। उसी पल असली दुनिया में एक सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट मिल गया। जूलियन की टीम ने डिजिटल गार्ड्स को आसानी से हरा दिया और एरिस उस इन्फॉर्मेशन ब्लॉक तक पहुंच गया जहां से जूलियन को एनको के पूरे सिस्टम का एक्सेस मिल गया। लेकिन तब तक एनको के सिक्योरिटी प्रोग्राम एक्टिवेट हो चुके थे। एरिस ने देखा कि एक स्क्रीन पर इंटरव्यू चल रहा था। उस वीडियो में ईव ग्रिड के अंदर बनाए गए प्रोग्राम्स और इंसानों के बीच के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। उसका नजरिया बेहद संवेदनशील और इंसानियत भरा था। जूलियन की तरह अगर मर गए तो और बना लेंगे वाला नहीं। ईव के शब्दों ने एरिस को अंदर तक हिला दिया। लेकिन फिर उसे अपना मिशन याद आया और उसने जल्दी से फाइल्स इकट्ठा करनी शुरू कर दी। जैसे ही टीम भागने वाली थी, एनको की सिक्योरिटी उन्हें रोकने आ गई और एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। एनको के पास बहुत सारे गार्ड थे, लेकिन एरिस और उसकी टीम किसी भी सेना को खत्म करने में सक्षम थे। उन्होंने आसानी से गार्ड्स को हरा दिया और निकलने लगे। लेकिन तभी एरिस रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसका एक साथी अब भी लड़ रहा था। वह सैनिक घायल हो चुका था। एथेना ने कहा
कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो वैसे भी रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन एरिस ने उसकी बात नहीं मानी और अपने साथी को बचाने चला गया। उसने गार्ड्स के हमलों से बचते हुए उन्हें हराया और अपने घायल साथी को लेकर वापस आ गया। इस बीच जूलियन चिढ़ गया कि उसके सैनिक इतना समय ले रहे हैं और सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। गुस्से में आकर उसने जानबूझकर सिस्टम में एक धमाका ट्रिगर कर दिया, जिससे उसके अपने सैनिकों के साथ साथ पूरा एनकोएम सर्वर भी खत्म हो गया। एजे की प्रेजेंटेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई और गेम लॉन्च कैंसिल करना पड़ा। कुछ समय बाद एरिस अपने कमरे में होश में आया और उसने देखा कि उसका घायल साथी कभी वापस नहीं लौटा। जब एरिस ने जूलियन से इस बारे में पूछा तो जूलियन ने कहा कि जो भी फेल होता है उसे डिलीट कर दिया जाता है। ये बात एरिस को अंदर तक झकझोर गई। इसके बाद जूलियन ने उसे एक नया मिशन दिया। उसे किसी भी कीमत पर ईव को ढूंढना था। कुछ देर बाद जूलियन को एजे का कॉल आया। एजे बहुत गुस्से में था। उसने जूलियन को धमकी दी कि वह निवेशकों को 29 मिनट की लिमिट के बारे में सब कुछ बता देगा। लेकिन जूलियन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारी मालकिन ईव? तुम तो बस उसके इशारों पर भौंकने वाला कुत्ता हो। यह सुनते ही एजे ने गुस्से में कॉल काट दी। कुछ दिनों बाद एव और सेथ अलास्का से निकल पड़े। वे अपने साथ वह संतरे का पेड़ लेकर जा रहे थे जिसे वे ग्रिड से असली दुनिया में लाए थे। जैसे ही उनके फोन में नेटवर्क आया, एजे ने तुरंत ईव को कॉल किया और गुस्से में उसे सारी घटना बता दी। ईव ने उसे शांत किया और कहा कि उसने कोड ढूंढ लिया है। इधर एरिस ईव की सारी फाइल्स स्टडी कर रहा था। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही उसे इंसानों और जिंदगी के बारे में समझ आने लगा। वह खुशी और दुख जैसी भावनाओं को समझने लगा। इसी बीच जूलियन को असली दुनिया में ईव की लोकेशन मिल गई। उसने तुरंत एरिस और एथेना को कुछ बाइक्स के साथ असली दुनिया में भेज दिया और उन्हें 22 मिनट के अंदर ईव को ढूंढने का मिशन दे दिया। दूसरी ओर ईव एक प्राइवेट एयरपोर्ट से बाइक पर निकल चुकी थी। जूलियन ने स्ट्रीट कैमरों के जरिए उसका पीछा करना शुरू किया और एरिस और एथेना उसकी तरफ बढ़ने लगे। जब ईव को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने रफ्तार बढ़ा दी, जिससे पुलिस का ध्यान भी उसकी ओर चला गया। पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन एरिस ने अपनी बाइक से एक लेजर बीम फायर की और एक पुलिस कार को बीच से काट दिया। ईव ने और तेजी से बाइक दौड़ाई, लेकिन एथेना बहुत करीब आ गई। अचानक ईव ने अपनी बाइक मोड़ी और दूसरी हाईवे पर चढ़ गई। एथेना ने पीछा जारी रखा और ईव के पीछे पीछे एक पार्किंग गैरेज में घुस गई। ईव कुछ कारों के पीछे छिप गई। जैसे ही एथेना रैंप पर ऊपर चढ़ी, ईव ने अपनी ही बाइक उठाकर उस पर फेंक दी, जिससे एथेना गिर पड़ी। एरिस को अलर्ट मिला कि एथेना पर हमला हुआ है। वह तेजी से उस लोकेशन की ओर दौड़ा। एथेना संभल गई और फिर से रैंप पर ऊपर जाने लगी। इस बीच ईव ने एथेना की बाइक चुरा ली और गैरेज से बाहर तेजी से निकल गई। जैसे ही ईव सड़क पर पहुंची, एरिस वहां आ गया और दोबारा उसका पीछा शुरू हो गया। उसने ईव को रोकने के लिए लेजर बीम्स फायर की, लेकिन ईव बड़ी मुश्किल से उनसे बचती रही। उनकी इस दौड़ के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एरिस पूरी रफ्तार से उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक कार आ गई। कार के अंदर एक बच्चा था। बच्चे को देखते ही एरिस रुक गया और ईव को और आगे भागने का मौका मिल गया। जूलियन यह सब अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। अपने सैनिकों की बार बार की नाकामी से गुस्से में आकर उसने अपने कुछ आदमियों को भी ईव के पीछे भेज दिया। कई बटन दबाने के बाद ईव किसी तरह अपनी बाइक पर लगा लेजर बीम एक्टिवेट करने में कामयाब हो गई, लेकिन एरिस ने आसानी से उस हमले को चकमा दे दिया। वह और तेजी से चला और ईव के बहुत करीब पहुंच गया। ईव पूरी ताकत से बचने की कोशिश करती रही। उनके लेजर बीम से और भी ज्यादा एक्सीडेंट होने लगे। इसी अफरा तफरी के बीच उनकी बाइक्स आपस में हल्के से टकरा गईं। ईव हवा में उछल गई और एक कूड़ेदान के अंदर जा गिरी। किस्मत से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी और वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगी। एरिस पैदल ही उसका पीछा करने लगा। दोनों दौड़ते दौड़ते समुद्र के किनारे पहुंच गए। ईव समझ गई कि अब वह चारों तरफ से घिर चुकी है। उसने परमानेंस कोड वाला ड्राइव तोड़ दिया और उसे पानी में फेंक दिया। एरिस बस उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर में कमजोरी आ गई। उसके 29 मिनट लगभग पूरे हो चुके थे। तभी ईव को समझ आ गया कि एरिस एक प्रोग्राम है। अचानक एरिस और एथेना दोनों डिजिटल दुनिया में वापस चले गए। उसी समय एक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। जूलियन के लोगों ने एक खास तरह की गन से ईव को पकड़ लिया और उसे ग्रिड में भेज दिया। उन्होंने ईव को तो पकड़ लिया, लेकिन आज जो तबाही मची थी वह पूरी खबरों में छा गई। एलिजाबेथ ने कहा कि जूलियन सारी हदें पार कर रहा है। जूलियन ने जवाब दिया, दुनिया मुझे माफ कर देगी, बस एक बार मुझे वह परमानेंट कोट मिल जाए। इधर ग्रिड के अंदर एरिस और एथेना ने ईव की डिजिटलाइजेशन प्रोसेस पूरी की और उसे एक आइडेंटिटी डिस्क देकर एक्टिवेट कर दिया। उन्हें पता था कि परमानेंस कोड अब ईव के अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि वह उसे एक बार देख चुकी थी। लेकिन थोड़ी जांच के बाद उन्हें पता चला कि जबरदस्ती कोड निकालने की कोशिश करने से ईव की मौत हो जाएगी। एथेना को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन एरिस ने सैनिकों को रोक दिया और जूलियन को अपनी चिंता के बारे में बताया। जूलियन ने जवाब दिया, तुम्हारा काम है बिना किसी सवाल के वही करना जो मैं कहूं, समझे? मुझे वह कोड किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे ईव के साथ कुछ भी हो। ये सब सुनने के बाद भी एरिस कमरे के अंदर गया और एथेना से झूठ बोला कि जूलियन किसी काम में व्यस्त है, इसलिए उन्हें नए आदेश आने तक इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर एरिस ने सबको वहां से भेज दिया, लेकिन एथेना ने तुरंत जूलियन से संपर्क किया और उसे बता दिया कि एरिस के साथ कुछ गड़बड़ है। यह देखकर जूलियन ने एथेना को आदेश दिया कि वह कोट लेकर आए और एरिस तथा ईव दोनों को मार दे। इसी दौरान एरिस ने ईव से पूछा कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। ईव ने उससे कहा, कभी भी जूलियन पर भरोसा मत करना, वह बेहद स्वार्थी है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कोई जिए या मरे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तभी अचानक एथेना 2 सैनिकों के साथ वापस आई और हमला करने की तैयारी करने लगी, लेकिन एरिस ने अपनी डिस्क से जमीन पर वार किया और एक खुला रास्ता बना दिया। एरिस और ईव दोनों ग्रिड से बाहर गिरते हुए नीचे की ओर जाने लगे। गिरते समय वे कई लाइट्स से टकराए और आखिरकार पानी में जा गिरे। एरिस तैरते हुए ईव की ओर गया, उसे पकड़ा और फिर एक डिवाइस एक्टिवेट किया जो बाइक में बदल गई। दोनों उस पर बैठकर तेजी से निकल गए। एथेना समझ गई कि वे किस दिशा में जा रहे होंगे और उसने तुरंत अपने ड्रोन उसी ओर भेज दिए। ग्रिड के भीतर से गुजरते हुए ईव चारों तरफ फैली अलग अलग रोशनी और कोडिंग को देखकर हैरान रह गई। एरिस ने समझाया, थोड़ा आगे एक ट्रांसफर पोर्टल है, वहां से तुम असली दुनिया में लौट सकती हो, लेकिन मैं तभी मदद करूंगा जब तुम मुझे परमानेंस कोड दोगी। उसने वादा किया कि वह जूलियन की मदद नहीं करेगा, वह कोड अपने लिए चाहता था। तभी ड्रोन वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने लेजर बीम एक्टिवेट कर दिए। एरिस ने बाइक के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली और जोरदार छलांग लगाकर ड्रोन को पीछे छोड़ दिया। आखिरकार ईव उसकी शर्त मान गई और उसने वादा किया कि वह उसे कोड दे देगी। जब ड्रोन फिर से करीब आए तो एरिस ने अपनी डिस्क से एक गुफा को नष्ट कर दिया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। लेकिन तेजी से बाइक चलाते हुए एरिस गिरते हुए मलबे से बच निकला और दोनों ठीक समय पर पोर्टल में कूद गए। डिलिंजर के ऑफिस में लेजर डिवाइस ने एरिस और ईव को असली दुनिया में मटेरियलाइज कर दिया। जूलियन ने तुरंत अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने भेजा, लेकिन एरिस ने कुछ ही सेकंड में सभी को मार डाला। जूलियन की चीख चिल्लाहट को अनदेखा करते हुए उन्होंने एक वैन चुराई और गेट तोड़कर भाग निकले। गुस्से से पागल जूलियन ने एथेना को भी असली दुनिया में बुला लिया और उसे कहा कि अब वह एरिस की जगह कमांडर है। उसने उसे किसी भी कीमत पर कोड वापस लाने का मिशन सौंपा। साथ ही उसे एक ग्लाइडर और एक डिजिटल गन दी ताकि वह एरिस और ईव को पकड़ सके। एथेना के जाते ही एलिजाबेथ ने जूलियन को जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा, तुम यह सब क्या कर रहे हो? रास्ते में ईव ने एरिस को बताया कि उसे कोड केविन की पुरानी फाइल्स में मिला था, यानी उस कोड की एक कॉपी केविन के पुराने सिस्टम में भी मौजूद होगी। लेकिन एरिस ने हिसाब लगाया कि इस पुरानी वैन से वे 29 मिनट में एनकोम ऑफिस नहीं पहुंच सकते। वे एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां ईव ने एक फोटो मैगजीन में अपनी तस्वीर दिखाकर क्लर्क से कहा, देखो मैं फेमस हूं, मुझे अपना फोन दे दो, बाद में तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। उसने सेठ को कॉल किया और कहा कि वह ऑफिस के अंदर डिजिटलाइजिंग गन लेकर तैयार रहे। उन्होंने क्लर्क की तेज कार भी ले ली और ईव ने उसे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया। गैस स्टेशन के सिक्योरिटी कैमरों में उनकी कार कैद हो गई, जिससे एथेना को उनकी लोकेशन पता चल गई। एरिस बेहद तेजी से गाड़ी चलाने लगा, अपनी गजब की रिफ्लेक्स से हर गाड़ी को चकमा देता हुआ। ड्राइव के दौरान उसने ईव से कहा कि वह उसके बारे में लगभग सब कुछ जानता है। उसने उसकी सारी फाइल्स पढ़ ली थीं, यहाँ तक कि उसके परिवार को भेजे गए मैसेज भी। ईव ने जवाब दिया कि प्यार और दुख इंसानी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। एरिस समझ गया कि ईव अपनी बहन के काम को आगे बढ़ाकर उससे जुड़ा हुआ महसूस करना चाहती है। एनकोएम ऑफिस पहुंचते ही पार्किंग में जल्दी करने के चक्कर में एरिस ने कार टकरा दी। वे सेठ से मिले और म्यूजियम फ्लोर की ओर भागे, जहां केविन का पुराना सिस्टम रखा था। जैसे ही ईव को कोड मिला, सेठ ने डिजिटलाइजिंग गन असेंबल करनी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वे कोड एरिस को दे पाते, एथेना वहां पहुंच गई। उसने तुरंत हमला नहीं किया। एरिस समझ गया कि वह उसके 29 मिनट खत्म होने का इंतजार कर रही है। एरिस ने कहा कि उन्हें प्लान बदलना होगा, क्योंकि उसके बिना वे उससे लड़ नहीं सकते। एरिस एथेना का सामना करने के लिए खिड़की से बाहर कूद गया, लेकिन ईव नहीं चाहती थी कि वह मरे। उसने गन एक्टिवेट की और एरिस को केविन के ग्रिड में भेज दिया। एथेना ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसते ही देखा कि एरिस ग्रिड में चला गया है, तो उसने गन को आधा काट दिया ताकि वह वापस न आ सके। सेथ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एथेना ने उसे मुक्का मारकर एक आर्केड मशीन से टकरा दिया और वह बेहोश हो गया। ईव भागने लगी और एथेना हर मशीन को तोड़ती हुई उसका पीछा करती रही। आखिरकार एथेना ने ईव को घेर लिया, लेकिन तभी छत से पानी गिरने लगा। अपने शरीर पर पानी महसूस करके एथेना पूरी तरह भ्रमित हो गई। इसी भ्रम के कारण उसका समय खत्म हो गया और वह वापस ग्रिड में लौट गई। जूलियन यह जानकर हैरान रह गया कि एथेना ने खुद को लेजर के जरिए वापस भेज लिया था। वह उसे रुकने के लिए चिल्लाया, लेकिन तभी एलिजाबेथ अंदर आई और बताया कि बोर्ड ने उसे हटा दिया है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब कंपनी का पूरा कंट्रोल उसके पास है। उसका पहला फैसला था प्रोजेक्ट बंद करना, लेकिन एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना एथेना वहां प्रकट हुई और अपनी डिस्क से एलिजाबेथ को मार डाला। जूलियन टूट गया, लेकिन एथेना ने कहा, तुमने ही कहा था कि तुम्हें कोर्ट किसी भी कीमत पर चाहिए, मैं बस मिशन पूरा कर रही हूं। इसके बाद उसने अपने सैनिकों और एक शक्तिशाली वाहन को असली दुनिया में बुलाया और मिशन जारी रखा। जूलियन सिस्टम ओवरराइड करने के लिए कंप्यूटर की ओर भागा, लेकिन तब तक एथेना हर चीज का पूरा कंट्रोल ले चुकी थी। एनकोएम ऑफिस में एजे तबाही देखकर सन्न रह गया। ईव ने उसे सब कुछ बताया और कहा, इस गन को जल्दी ठीक करो, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी उन्होंने दूर से एथेना को आते देखा। ईव समझ गई कि जब तक डिलिंजर सिस्टम के सर्वर चालू रहेंगे, एथेना बार बार लौटती रहेगी। उसने एजे से कहा कि एथेना द्वारा गिराई गई गन का इस्तेमाल करके डिलिंजर सर्वर हैक करे और उनका ग्रिड बंद कर दे। सड़कों पर लोग एथेना को देखकर घबरा गए। पुलिस हेलीकॉप्टर उसे रोकने आया, लेकिन उसने घातक लेजरों से उसे हवा में ही उड़ा दिया। जल्द ही सेना ने फाइटर जेट्स भेजे, लेकिन उसने उन्हें भी सेकंडों में नष्ट कर दिया। ईव सड़क पर भाग रही थी, तभी एथेना ने उस पर कई ट्रैकिंग मिसाइलें दाग दी। ईव कुछ से बच गई, लेकिन ड्रोन ने उसे घेर लिया और रोशनी का एक घेरा बना दिया, जिससे निकलना नामुमकिन था। अचानक एक फाइटर जेट एथेना के वाहन के इंजन से टकरा गया। उसका कंट्रोल छूट गया और वह कई इमारतों से टकराती हुई क्रैश हो गई। केविन के ग्रिड के अंदर एरिस की मुलाकात केविन की एक शैडो वर्जन से हुई, क्रिएटर की डिजिटल कॉपी से। एरिस ने कहा,
अगर आप केविन हैं तो आपके पास परमानेंस कोड होगा। देखिए, मैं कोड सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं ताकि ईव को बचा सकूं। वह आपकी पोती है। केविन को एरिस की बात पसंद आई और उसने परमानेंस कोड एरिस की डिस्क में डाल दिया। एरिस ने अपनी डिस्क से रोशनी की एक किरण में कदम रखा जो उसे केविन के पुराने बेसमेंट में ले आई। शहर में एथेना अपने टैंक में घुस गई और ईव को पकड़ लिया। वापस जाने में कुछ ही मिनट बचे थे, इसलिए उसने रास्ते में आने वाले हर वाहन को नष्ट कर दिया। अचानक एरिस सड़क के बीच प्रकट हुआ। उसके सूट पर नए चमकते रंग उभर आए जो दिखा रहे थे कि वह अब पूरी तरह आजाद है। एरिस ने अपनी डिस्क टैंक पर फेंकी जिससे टैंक का कंट्रोल बिगड़ गया और वह टुकड़ों में फट गया। वह दौड़कर ईव के पास गया और देखा कि वह ठीक है या नहीं। तभी एथेना अपने सैनिकों के साथ फिर लौट आई और सबने मिलकर एरिस पर हमला कर दिया। लड़ाई बेहद भयंकर थी क्योंकि वे भी एरिस जितने ही ताकतवर थे। एरिस ने 2 सैनिकों को हरा दिया, लेकिन इस दौरान उसकी डिस्क गिर गई। कमजोर पड़ते हुए वह संघर्ष करने लगा और एथेना उस पर हावी होने लगी। जैसे ही वह एरिस को मारने वाली थी, डिलिंजर सिस्टम की मिसाइलें आसमान से गिरने लगीं। एरिस ने एथेना को कसकर पकड़े रखा जब तक वह धूल में नहीं बदल गई। इसके बाद एरिस ने ईव से कहा कि ग्रिड सिस्टम को उसकी जरूरत है। पुलिस के आने से पहले ही वह गायब हो गया। बाद में मीडिया ने पूरे हादसे को कवर किया और डिलिंजर सिस्टम्स के खिलाफ कई केस दर्ज हुए। पुलिस जूलियन को गिरफ्तार करने उसके ऑफिस पहुंची, लेकिन वह खुद को ग्रिड में भेजकर भाग चुका था। कई हफ्ते बीत गए। ईव ने परमानेंस कोड का इस्तेमाल दुनिया की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। एक बटन दबाते ही असली दुनिया में खाना और दवाइयां प्रकट होने लगीं। फिर एक दिन उसे एरिस की तरफ से एक पोस्ट कार्ड मिला। वह इंसानियत को समझने के लिए दुनिया की सैर कर रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।